बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से गद्य खंड का पाठ 1 मित्रता। प्रस्तुत पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जिनके जीवन परिचय को हमने कल पढ़ा और जाना कि किस तरीके से आपको परीक्षाओं में लिखना है। प्रस्तुत जो हमारा आज का शीर्षक है मित्रता निबंध, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित चिंतामणि उनका जो निबंध संग्रह है, चिंतामणि, जिसके 2 भाग हैं, भाग 1 और भाग 2। चिंतामणि निबंध संग्रह से आज का हमारा ये निबंध लिया गया है और इस निबंध के माध्यम से लेखक ने हमें बताया है कि किस तरह से हमारे जीवन में मित्र का महत्व होता है। एक मित्र जो हमें अच्छाई की ओर भी ले जाता है और एक मित्र जो हमें बुराई की ओर भी ले जाता है। तो आज का ये हमारा शीर्षक कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से गद्य खंड का पाठ 1 मित्रता निबंध है। इस निबंध को हम पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस निबंध के माध्यम से लेखक ने हमें क्या बताने का प्रयास किया है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा यह शीर्षक मित्रता। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और मित्रों में भी अधिक से अधिक साझा करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये शीर्षक मित्रता निबंध। लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। बच्चों, इस निबंध में लेखक ने जो है हमें बताया है कि हमारे जीवन में मित्र का क्या महत्व होता है। क्योंकि कोई भी युवा पुरुष जब बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तो सबसे अधिक कठिनाई उसे मित्र चुनने में होती है कि किन लोगों को वो अपना मित्र बनाए और किन लोगों को मित्र न बनाए। तो ऐसे में हमें सावधानी रखनी चाहिए एक मित्र को चुनने के लिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का निबंध। लेखक कहते हैं, जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। लेखक कहते हैं कि जब भी कोई युवा पुरुष, हमारे देश का कोई युवा या कोई भी ऐसा युवा जो अपने घर से बाहर निकलता है, अर्थात बाहरी समाज में जब वो पैर रखता है, तो सबसे बड़ी समस्या उस व्यक्ति को, यानी जो व्यक्ति बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, बाहरी संसार में मेल जोल बढ़ाना शुरू करता है, जब वह बाहरी संसार से, समाज से अवगत होता है, तो सबसे बड़ी कठिनाई उस व्यक्ति के सामने ये होती है कि वो मित्र किसे चुने, किन व्यक्तियों को उसे मित्र चुनना चाहिए। लेखक कहते हैं, यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती, तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। लेखक कहते हैं कि यदि उस व्यक्ति की, यानी वो युवा पुरुष जो बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाना चाहता है, यदि उसकी स्थिति, यानी उसकी स्थिति जो है बिल्कुल एकांत और निराली नहीं है, यानी वो एकांत में रहने वाला और बिल्कुल निराला व्यक्ति नहीं है, बहुत हेल मेल वाला है, बहुत जल्द ही लोगों से जो है घुल मिल जाने वाला व्यक्ति है, उसकी स्थिति एकांत यानी एक अकेले रहने वाली नहीं है, तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ने लगते हैं। यानी धड़ाधड़ जो है वो नए नए व्यक्तियों से मिलना शुरू कर देता है, उनसे जान पहचान बनाना, और धीरे धीरे ऐसे लोगों से मिलते जुलते उसका जो है हेल मेल बढ़ जाता है, यानी उनसे मेल मिलाप करना, हाल चाल करना धीरे धीरे जो है ये बढ़ना शुरू हो जाता है। लेखक कहते हैं, यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणित हो जाता है, और यही मिलना जुलना, यही हाल चाल करना आगे चल के उस व्यक्ति के लिए मित्रता हो जाती है, यानी यही रूप मित्रता बन जाता है। यानी वो व्यक्ति अगर एकांत नहीं है, तो वो थोड़े ही समय में जो है कई लोगों से मिलना जुलना बना लेगा और मिलते जुलते उसकी मित्रता हो जाएगी उन लोगों से। लेखक कहते हैं, मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर होती है। कि व्यक्ति जैसे लोगों को मित्र चुनता है, ठीक है ना, मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता, यानी जैसे व्यक्ति को वो युवा व्यक्ति मित्र चुनता है, वैसे ही उसके जीवन की सफलता निर्भर करती है। यानी यदि कोई भी युवा व्यक्ति अच्छे मित्रों को चुनता है, तो उसके जीवन में सफलता आएगी, और यदि बुरे लोगों को मित्र चुनता है, तो उसके जीवन में असफलता आएगी। तो इसीलिए लेखक कहना ये चाहते हैं बच्चों यहाँ पे, कि हमें अपने जीवन में जिस मित्र का हम चुनाव कर रहे हैं, बहुत सोच समझ कर यह काम करना चाहिए। लेखक कहते हैं, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है।
लेखक कहते हैं क्योंकि संगति का प्रभाव हमारे आचरण पर बड़े ही गुप्त तरीके से पड़ता है। यानी जैसा हमारा मित्र होगा, जैसी हमारे मित्र की संगत होगी, वैसा ही प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। भले ही हम उसको स्वीकार न करें, लेकिन धीरे 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 गुप्त तरीके से हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ता रहेगा। गुप्त तरीके से बच्चों, जो दिखाई न दे, धीरे धीरे बदल जाए। ठीक है ना। लेखक कहते हैं हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह के संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। लेखक कहते हैं कि हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करते हैं, यानी एक युवा समाज में उस समय प्रवेश करता है जब उसका चित्त कोमल होता है, यानी उसका हृदय कोमल होता है और हर तरह के संस्कार को ग्रहण करता है। यानी उस युवा पुरुष को जो चीज़ बताई जाएगी, जो चीज़ सिखाई जाएगी, वो वह सीख लेता है। जैसा कि बच्चों होता है किशोरावस्था में या युवावस्था में, जो बच्चे कॉलेज या जो है कक्षा 10वीं या 12वीं में होते हैं, वो ऐसे लोगों को मित्र झट से बना लेते हैं जो गाली गलौज करते हैं या लड़ाई झगड़े में आगे होते हैं, और वो ऐसी चीज़ों को सीख भी लेते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि इस समय हमारा जो हृदय है, चित्त का अर्थ होता है बच्चों हृदय, ठीक है ना। तो लेखक कहते हैं इस समय जो हमारा चित्त है, हमारा हृदय है, वो बड़ा ही कोमल होता है और हर तरह के संस्कार को ग्रहण करने के योग्य होता है। यानी जैसी चीज़ें हमें सिखाई जाएंगी, हम वैसी चीज़ सीख लेते हैं, क्योंकि इस समय हम अपरिमार्जित और अपरिपक्व होते हैं। यानी अपरिपक्व मीन्स होता है बच्चों अनमैच्योर, जिसको सही गलत की सूझ न हो, सही गलत समझने की क्षमता जिसके अंदर न हो, जो सही गलत का निर्णय न ले सके। लेखक कहते हैं हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान हैं, जिसे जिस रूप में चाहे उसका करे, चाहे राक्षस बनावे, चाहे देवता। लेखक कहते हैं युवावस्था में हम सब कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, अर्थात हमारा जो है मन है, वह कच्ची मिट्टी के समान है। जिस तरह जो कुम्हार होता है, वह कच्ची मिट्टी से उसको जैसा आकार देना चाहे वैसा बना दे, वैसे ही हम इस समय कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। हमें जो चाहे जैसा रूप देना चाहे वैसा बना सकता है, चाहे हमें वह राक्षस बना दे, चाहे देवता, यानी चाहे हमें अच्छे कर्म से अच्छा व्यक्ति बना दे या बुरे कर्मों से बुरा व्यक्ति बना सकता है। तो इसलिए हमें इस समय बहुत सोच समझकर मित्रों का चयन करना चाहिए। लेखक कहते हैं ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना किसी विरोध के मान लेनी पड़ती है। लेखक कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों से मित्रता नहीं करनी चाहिए जो अधिक दृढ़ संकल्प होते हैं, अर्थात जो अपने ऊपर बहुत ओवर कॉन्फिडेंस रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों से जो है मित्रता हमें नहीं करनी चाहिए। बहुत अधिक दृढ़ संकल्प का अर्थ होता है बच्चों ऐसे व्यक्ति जो अपने ऊपर बहुत ओवर कॉन्फिडेंस रखते हैं। तो लेखक कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, यानी उन लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, यानी जो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, अपने ऊपर बहुत अधिक विश्वास रखते हैं। ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसे व्यक्तियों से मित्रता कर लेते हैं तो हमें उनकी हर एक बात को बिना किसी विरोध के मानना पड़ेगा। यानी अगर वो गलत भी कह रहे हैं तो उनकी गलत बात को गलत कहे बिना हमें उनकी बात को स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है ना। लेखक कहते हैं पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। लेखक कहते हैं दूसरे ऐसे व्यक्तियों के साथ भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, यानी हर बात पे हमें ऊपर लेकर आए, हमें आगे रखें। ऐसे व्यक्तियों से मित्रता करना भी हमारे लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। तो लेखक ने यहाँ 2 तरीके के व्यक्तियों को बताया जिनसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। एक वो जो बहुत ही दृढ़ संकल्पी होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस वाले व्यक्ति होते हैं, उनसे भी मित्रता रखना, और दूसरे वो जो हर बात में हमें आगे करे, यानी स्वयं तो बच जाए लेकिन हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर दे। तो ऐसे व्यक्तियों से भी मित्रता करने में बहुत ध्यान रखना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों से मित्रता तो कतई नहीं रखना चाहिए। लेखक कहते हैं दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। यानी दोनों ही स्थितियों में, एक अधिक दृढ़ संकल्पी से, अधिक ओवर कॉन्फिडेंस व्यक्ति से और एक ऐसे व्यक्ति से जो हमारी ही बात को आगे रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों से मित्रता करने में जिस बात का भय रहता है, जिस बात का डर होता है, उसका पता प्रायः युवा पुरुषों को बहुत कम रहता है। यानी हमें पता नहीं होता कि ऐसे व्यक्ति से मित्रता करने का क्या परिणाम होगा और क्या इसका जो है निर्णय निकलेगा, और जब हमें नहीं पता होता है तो हम समस्या या मुसीबत में फंस जाते हैं।
लेखक कहते हैं, यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, परंतु युवा प्रायः विवेक से काम कम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष कितना परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। लेखक कहते हैं कि ये विवेक का काम है। विवेक अर्थात सोच विचार बुद्धि का काम है कि हम जिस व्यक्ति को मित्र चुन रहे हैं उसको किस तरह चुनें। तो किसी को मित्र चुनना ये विवेक का काम होता है, बहुत सोच समझ और निर्णय लेने का काम होता है। परंतु लेखक कहते हैं परंतु जो युवा हैं वो विवेक से कम काम लेते हैं, अर्थात वो किसी भी चीज़ का सोच विचार करने में अधिक समय नहीं लगाते, वो झट से मित्र चुन लेते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं युवा विवेक से कम काम लेते हैं। जो कोई अच्छा व्यक्ति लगा, जो बोलने में काफ़ी सक्षम है, जो दिखने में बहुत अच्छा है, हम ऐसे व्यक्तियों को तुरंत मित्र बना लेते, हालांकि हम ये नहीं जानते कि वो व्यक्ति अंदर से और हृदय से कैसा है। तो लेखक कहते हैं कि कैसे आश्चर्य की बात है, कि बड़े ही आश्चर्य की, बड़े अचरज की बात है कि जब हम एक घोड़ा खरीदते हैं तो उसके गुण दोष कितना परख कर लेते हैं, बहुत जांच पड़ताल करते हैं कि ये घोड़ा लात तो नहीं मारता, सवारी को जो है नीचे तो नहीं गिराता, या कैसा है क्या नहीं है, किस नस्ल का है, हम तमाम तरीकों की जांच परख करते हैं। लेकिन एक मित्र को बनाने में हम उसके पूर्व आचरण और प्रकृति का कुछ भी विचार नहीं या अनुसंधान नहीं करते। लेखक कहते हैं यदि हमें एक घोड़ा खरीदना है तो हम तमाम तरीके की बातें जो है की परख करते हैं कि घोड़ा किस नस्ल का है, कैसा है इत्यादि। परंतु जब हम किसी को मित्र चुनते हैं तो उसके पूर्व आचरण की, पहले वो व्यक्ति कैसा था, पहले उसका व्यवहार कैसा था और उसका जो है स्वभाव कैसा था। प्रकृति का अर्थ होता है बच्चों स्वभाव, कि उसका पहले आचरण कैसा था, उसका स्वभाव कैसा था। इन बातों में हम ज़रा भी विचार नहीं करते और नहीं कोई अनुसंधान करते हैं। अनुसंधान मतलब होता है बच्चों जांच पड़ताल, कि हम नहीं जांच पड़ताल करते कि ये व्यक्ति कैसा था, क्या है, कौन था, इसका व्यवहार कैसा है। इस चीज़ में हम जो है सोचते ही नहीं। लेखक कहते हैं वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। यानी जो युवा पुरुष होते हैं वो ऐसे व्यक्तियों में हर बात अच्छी ही अच्छी मानते हैं कि नहीं अच्छी बात है, और ऐसा मानकर हम उस व्यक्ति में अपना विश्वास जमा देते हैं। और किन बातों पे हम विश्वास जमाते हैं कि हंसमुख चेहरा, यानी अगर हंसमुख चेहरा है, हमेशा जो है प्रसन्न वदन रहने वाला है, बातचीत का ढंग, थोड़ी सी चतुराई या साहस, ये ही दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट अपना बना लेते हैं। यानी यही दो चार बातें कि हंसमुख चेहरा है, बहुत मिलनसार व्यक्ति है, बातचीत अच्छे ढंग से करता है, थोड़ा सा चतुर भी है और साहसी भी है, यही दो चार बातें हम देखते हैं किसी व्यक्ति में और चटपट यानी झट से उस व्यक्ति को अपना हम मित्र बना लेते हैं। लेखक कहते हैं हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है। लेखक कहते हैं कि हम ऐसे व्यक्तियों को झट से मित्र तो बना लेते हैं, परंतु हम ये नहीं सोचते कि इस मित्रता का उद्देश्य क्या है, कि हम इस व्यक्ति को मित्र बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, इसका जो है उद्देश्य हमारे जीवन में क्या होगा और इस व्यक्ति को मित्र बनाने के पीछे हमारा कारण क्या है, तो इसके बारे में हम विचार ही नहीं करते। लेखक कहते हैं तथा जीवन के व्यवहार में इसका कुछ मूल्य भी है, यह बात हमें सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिसमें आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। लेखक कहते हैं कि पहला तो हम ये नहीं सोचते कि मित्रता का उद्देश्य क्या है, दूसरा हम ये नहीं सोचते हैं कि इसका जीवन के व्यवहार में कोई मूल्य भी है, यानी जिस व्यक्ति को मैं मित्र बना रहा हूँ इसका हमारे जीवन में क्या महत्व होगा, इसका हमारे जीवन में क्या मूल्य होगा, और जिससे हमारी आत्म जो है शिक्षा सुगम हो सके, ऐसा भी हम कोई जो है किसी विषय पर सोच विचार नहीं करते। यानी हम देखते ही नहीं कि इस व्यक्ति का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा या हमारा इसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या हम इस व्यक्ति को मित्र किस उद्देश्य से बना रहे हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि हमें इन चीज़ों के बारे में विस्तृत रूप से सोचना चाहिए, तब जाके मित्र बनाना चाहिए। आगे लेखक कहते हैं एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वासपात मित्र से बड़ी भारी रक्षा होती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। अब लेखक यहाँ एक विद्वान का वचन बताते हैं कि एक प्राचीन विद्वान है जिनका ऐसा मानना है कि विश्वास पात्र जो मित्र होता है, यानी ऐसा मित्र जो हम पे विश्वास करे, ऐसे मित्र से हमारी बहुत ही भारी रक्षा होती है। जैसे जिस व्यक्ति को ऐसा मित्र मिल जाए, यानी जिस व्यक्ति को आत्मविश्वासी मित्र मिल जाए, विश्वास पात्र मित्र मिल जाए, ऐसे व्यक्ति को समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। यानी एक विश्वास पात्र मित्र खजाने से कम नहीं होता, ऐसा उस विद्वान जो है व्यक्ति का मानना है कि विश्वास पात्र मित्र बड़ा ही अच्छा होता है, और जिस व्यक्ति को विश्वास पात्र मित्र मिल जाए जो है वो उसके पास समझो कि वो खजाना है।
लेखक कहते हैं, विश्वासपात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों में यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। लेखक कहते हैं कि एक विश्वासपात्र जो मित्र होता है वो औषधि के समान होता है। औषधि का अर्थ होता है बच्चों दवाई। जिस प्रकार से हम बीमार होते हैं या पीड़ा में होते हैं, दुख में होते हैं, तो हम औषधि के द्वारा ठीक हो जाते हैं, दवाई लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। वैसे ही जब हम दुख में हों, जब हम डिप्रेशन में हों, जब हम तनाव में हों, तो एक मित्र ऐसा हो दवाई के समान, औषधि के समान हो, जिस मित्र के होते ही हमारे सारे जीवन के दुख, हमारे सारे कष्ट समाप्त हो जाएँ। लेखक कहते हैं कि हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए, यानी जिस व्यक्ति को हम मित्र बना रहे हैं उस व्यक्ति से, उस मित्र से हमें ये आशा, ये उम्मीद रखनी चाहिए कि वो वो अपने उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, यानी हमारे अंदर ढाढ़स बधाएंगे, अपने उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ मजबूत बनाने का काम करेंगे। यानी मित्र वो है जो हमें मजबूत बनाए, ऐसा मित्र नहीं जो हमें जो है नकारात्मक बातों से हमारे विश्वास को तोड़ दे, हमारी दृढ़ता को कमज़ोर कर दे। ऐसे व्यक्ति को हमें मित्र नहीं चुनना चाहिए। और तो और हमें ऐसे व्यक्ति को मित्र चुनना चाहिए जो दोषों और त्रुटियों से हमें बचाए, यानी हमारी गलतियों से और हमारी जो है बुराइयों से हमारी रक्षा करे। यानी जब भी हम गलत मार्ग पर जाएँ तो हमें रोके और गलत कार्य करने से हमें बचा ले। हमें ऐसे व्यक्ति को मित्र चुनना चाहिए। और हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करें, यानी हम जो सत्य बोलते हैं, हमारे प्रेम और हमारी मर्यादा को पुष्ट करने वाला मित्र होना चाहिए, मित्र ऐसा होना चाहिए। और तो और जब हम कुमार्ग पर पैर रखें, कुमार्ग का अर्थ होता है बच्चों बुरे रास्ते पर, कि जब हम गलत रास्ते पर पैर रखें तब वो हमें सचेत करे, यानी हमें रोके, हमें समझाए कि इस मार्ग पर पैर रखना तुम्हारे लिए सही नहीं। और जब हम हतोत्साहित हो, हतोत्साहित मतलब होता है बच्चों निराश हो जाना, यानी असफल होने पर जब निराश हो जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाना, इसको कहते हैं हतोत्साहित। और जब हम हतोत्साहित हों, जब हम उदास हों, तब वे हमें उत्साहित करें। मित्र ऐसा होना चाहिए, यानी जब हम हतोत्साहित हों तो हमें उत्साह से भरे, जब हम गलत मार्ग पर पैर रखें तो हमें रोके, हमें दोषों और त्रुटियों से बचाए, और तो और हमें दृढ़ करे, अपने संकल्पों से हमें दृढ़ करे। हमें एक ऐसे व्यक्ति को मित्र चुनना चाहिए। लेखक कहते हैं, सारांश यह है कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। लेखक कहते हैं सारांश ये है, यानी कुल बात का निचोड़ ये है कि हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता करे। यानी एक मित्र ऐसा होना चाहिए जो हमें उत्तमतापूर्वक, यानी अच्छे से अच्छी तरह से हम जीवन कैसे जी सकें, इस तरह से हमें सहायता करे, यानी हमारी ऐसी सहायता करे ताकि हम अपने मित्र की उस सहायता से उत्तम से उत्तम, अच्छे से अच्छा जो है जीवन जी सकें। एक मित्र को हमारे ऐसा होना चाहिए जो हमें उत्तम से उत्तम जीवन जीने में सहायता करे। और एक सच्चे मित्र में क्या जो है विशेषता होती है, तो लेखक कहते हैं कि एक सच्चा मित्र जो है उत्तम से उत्तम वैद्य की निपुणता और परख होती है। यानी एक अच्छा जो मित्र होता है वो उत्तम से उत्तम वैद्य होता है। वैद्य का अर्थ जानते हैं बच्चों, डॉक्टर को कहा जाता है। जैसे डॉक्टर जो होता है वो मरीज को, पेशेंट को देखते ही समझ जाता है कि इसके अंदर कौन सी बीमारी है। पहले जो डॉक्टर थे, पहले के उन्हें वैद्य कहा जाता था, और वैद्य केवल नाड़ी से ही समझ जाता था, नाड़ी को पकड़ते ही समझ जाता था कि इस व्यक्ति के अंदर कौन सी बीमारी है या इसे क्या समस्या है। तो वैसे ही एक मित्र ऐसा होना चाहिए जो देखने मात्र से ही हमें समझ जाए कि हमारे मित्र को क्या तकलीफ़ या क्या समस्या है। और तो और एक जो सच्चा मित्र होता है वो अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य वाला होता है। यानी जैसे हम कोई भी गलती करते, बड़ी से बड़ी गलती कर दें तो माता धैर्य रखती है, हमें प्रताड़ित नहीं करती। वैसे ही मित्रता में हम यदि कोई गलती भी कर दे तो मित्र को चाहिए कि वो धैर्य रखे और कोमल हृदय वाला हो, ठीक है ना। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। यानी हमें ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम ऐसे व्यक्ति को मित्र चुनें जो उत्तम से उत्तम जीवन निर्वाह में हमारी सहायता करे, उत्तम से उत्तम वैद्य हो, यानी हमारी हर समस्या को समझने वाला हो, अच्छे से अच्छी माता के समान धैर्य रखने वाला हो, यानी कोई भी जो है समस्या या मुसीबत आ जाने पर धैर्य रखे जो है। और तो और
और हमें जो है अच्छे मार्ग पर ले जाए। तो हमें ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे पुरुषों को अपना मित्र चुनना चाहिए। लेखक कहते हैं, छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। छात्रावास मतलब जब हम छात्र की अवस्था में होते हैं, यानी जब हम स्टूडेंट होते हैं, जब हम विद्यालय में होते हैं। लेखक कहते हैं छात्रावास में मित्रता की धुन सवार रहती है। जब हम मित्र होते हैं स्कूल में, तो हमारा मन होता है कि हम अधिक से अधिक लोगों को अपना मित्र बना लें, ज़्यादा से ज़्यादा हम पूरी क्लास को या पूरे स्कूल में जितने बच्चे हैं वो सब हमारे मित्र हो जाएं, हम ऐसा सोचते हैं। लेखक कहते हैं मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है। जब हम विद्यालय में होते हैं तो मित्रता हृदय से उमड़ती है, यानी हम अपने दोस्त के लिए सब कुछ कर दें, हम अपने दोस्त के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर दें। कहते हैं ना कि अपना भाई है, भाई के लिए कुछ भी हो जाएगा। ये वाली स्थिति जो है, ये वाला कंडीशन हो जाता है जब हम विद्यालय में होते हैं। लेखक कहते हैं पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें न तो इतनी उमंग रहती है, न उतनी खन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है, और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। लेखक कहते हैं कि पीछे का जो स्नेह बंधन होता है, यानी कि जो स्नेह और मित्रता जो बंधन होता है, उसके विषय में कितनी उमंगें होती हैं कि यार हम दोस्ती करेंगे, हम मित्रता इसको दोस्त बनाएंगे तो हम आगे चल के ऐसा करेंगे, या आगे चल के हम जो है भाई भाई हैं, जो है घर के हैं, ये सारी उमंगें रहती हैं। और न उतनी खिन्नता रहती है, यानी मित्रता के प्रति न तो उतना जो है हम में जो है उदासी रहती है, न मित्र को लेकर कोई जो है किसी भी प्रकार की खिन्नता। बिल्कुल आनंद और हृदय को बेधने वाला जो है आनंद होता है, यानी हृदय को जो है आनंद से जो है भर दे, ऐसा जो है ऐसी मित्रता हो जाती है। यानी स्कूली जो है अवस्था में जब हम विद्यालय में होते हैं, तब उस समय की जो फ्रेंडशिप होती है, उस समय की जो मित्रता होती है, वो उसका एक अलग ही रस होता है, उसका एक अलग ही आनंद होता है। लेखक कहते हैं उस मित्रता में न तो ईर्ष्या होती है और न ही खिन्नता होती है, वो उसका तो कोई नामो निशान नहीं होता। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, यानी विद्यालयी मित्रता में न तो किसी प्रकार की खिन्नता होती है, न किसी प्रकार की ईर्ष्या होती है, मधुरता और अनुरक्ति होती है। कैसा अपार विश्वास होता है, यानी एक मित्र को दूसरे पर बड़ा विश्वास होता है, यार भाई तुम हमारे भाई हो, हमारा विश्वास नहीं तोड़ना। ऐसे जो है जो बच्चे हैं, इस तरह से जो है वचन एक दूसरे को देने लगते हैं, ठीक है ना। और तो और हृदय से कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कितना आनंदमयी दिखाई पड़ता है, और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। लेखक कहते हैं अपार विश्वास, एक दूसरे को अपार विश्वास होता है यार। एक विश्वास के चलते ही अगर मित्र कहेगा कि यार आज स्कूल नहीं चलते हैं, आज चल के मूवी देख कर आते हैं, तो तुरंत जो है वो मित्र तैयार हो जाएगा और दोनों लोग मूवी देख के चले आते हैं, ठीक है ना। और यहाँ घर वालों को पता ही नहीं। इसी तरीके से तमाम जो चीज़ें होती हैं, ये जब हम विद्यालय की अवस्था में, जब हम विद्यालय में होते हैं तब उस समय, और कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, और वर्तमान कितना आनंदमय दिखाई, यार जो है दोस्ती ही है सब कुछ। पढ़ाई वढ़ाई तो होता रहेगा, पहले दोस्ती कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है युवा अवस्था में होती हैं, छात्रावास में जब हम विद्यालय में होते हैं, ठीक है ना। कि यार इसीलिए बच्चों देखा जाता है कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं युवा अवस्था में अधिक बिगड़ जाते हैं मित्रता के चक्कर में, क्योंकि वो गलत मित्रों का चयन कर लेते हैं, क्योंकि वो मित्र जो उनसे कहता है वही चीज़ वो मानते हैं। तो वर्तमान आनंदमयी, यानी वो भविष्य के बारे में नहीं सोचते कि अगर मैं पढ़ूँगा नहीं, अगर मैं भविष्य में कुछ करूँगा नहीं तो मेरा क्या होगा। नहीं, वर्तमान में अपना भाई मेरा मित्र मेरे साथ है, बस और कुछ नहीं। और भविष्य के संबंध में कैसी लुभावने वाली कल्पनाएँ मन में होती हैं कि भविष्य में हम लोग ऐसा करेंगे, भविष्य में हम दोनों मिल कर के ये करेंगे, वो करेंगे। ये तमाम चीज़ें जो है एक छात्र के मन में, एक युवा के मन में आती हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं बच्चों। आगे लेखक कहते हैं कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी अवस्था के मित्र
बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। लेखक कहते हैं कि कितनी जल्दी बातें लगती हैं, यानी दोस्त ने अगर कुछ कह दिया तो भाई दोस्त की बात जो है दिल पे लग जाती है, यार तुम भाई थे मेरे, तुम ऐसा हमको कह दिए, और कितनी जल्दी मानना मनाना भी हो जाता है। यानी अभी झगड़ा हुआ, फिर अभी तुरंत जो है उसको मना भी लिए, कुछ जो है बाहर जाके समोसा ये वो खिला दिए, हो गई दोस्ती, हो गई फिर से। और तो और लेखक कहते हैं सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भाव का उथल पुथल भरा हुआ है। यानी सहपाठी की, दोस्त की जो मित्रता है, इस वाक्य में ही कितना उथल पुथल और कितना भाव भरा हुआ है। लेखक कहते हैं किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। यानी जैसे दो युवा व्यक्ति अगर मित्रता करें तो उनकी जो मित्रता होती है स्कूल के बच्चों की मित्रता से अलग होती है। जैसे कि जो है दो युवा व्यक्ति मित्रता करते हैं तो स्कूल के बच्चों की मित्रता से उनकी मित्रता बिल्कुल जो है अलग होती है, दृढ़ होती है, शांत और गंभीर। यानी वो दोनों जब युवा बात करेंगे तो किसी गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे, बहुत शांत स्वभाव के होंगे, उनकी मित्रता भी दृढ़ होगी। लेकिन जब दो स्कूल के बालकों का जो है मित्रता होता है तो आप देखिए कि वो थोड़ी थोड़ी बातों पर लड़ते भी हैं, फिर झट से मित्र भी हो जाते हैं, और गंभीर बातों पर चर्चा तो उनकी होती ही नहीं, केवल यहाँ वहाँ की बातों पर चर्चा करते हैं। उसी प्रकार से लेखक कहते हैं जो युवावस्था की मित्रता होती है वो बाल्यावस्था की मित्रता से भिन्न होती है। जैसे बड़ों की दोस्ती छोटों की दोस्ती से अलग होती है, वैसे ही छोटों की दोस्ती भी बड़ों की दोस्ती से अलग होती है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। लेखक कहते हैं मैं समझता हूँ कि मित्र हाँ लेखक कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा जीवन झंझट में चलता नहीं। सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, ये ही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है, पर जीवन संग्राम में साथ देने वालों मित्र में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। लेखक कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते हैं कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को मित्र बनाऊंगा, या मेरा आइडियल है, मेरा जो है ये व्यक्ति जो है आदर्श, मैं इसको मानता हूँ, मैं ऐसे व्यक्ति को मित्र बनाऊंगा। लेकिन लेखक कहते हैं कि ये कल्पित आदर्श तो हमारे जीवन को झंझट में डाल देता है। जैसे आपको कोई नेता बहुत अच्छे लगते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ही मित्र बनाऊंगा जो ऐसा दिखे, या मैं ऐसा बन के दिखाऊंगा, या ऐसे व्यक्ति को मित्र बनाऊंगा। तो लेखक कहते हैं कि इससे हमारा जो है जीवन झंझट में पड़ जाता है। क्यों? लेखक कहते हैं कि सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल, जैसे आजकल जो बच्चे होते हैं वो हीरो को फॉलो करते हैं कि ये हीरो बहुत सुंदर है, या ये भी हीरो जो है बहुत अच्छा है, एक्शन वाला है, तो मैं इसे जो है फॉलो करूँगा, ये मेरा मित्र होगा, ये मेरा आइडल होगा। तो लेखक कहते हैं कि ऐसी सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, ये ही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती हैं कि ये बढ़िया बोलता है, चलता बढ़िया है, सुंदर दिखाई देता है, और यही यही सब ऊपरी बातों को देख कर के हम जो है मित्रता कर लेते हैं। परंतु जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। लेकिन लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन के संग्राम में, यानी जीवन के जो है युद्ध में, जीवन के जो है जिद्दोजहद में हमारे काम आए, ऐसे अगर व्यक्ति को मित्र बनाना है तो उसमें कुछ अधिक बातें आपको देखनी चाहिए। केवल सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल, स्वच्छंद प्रकृति, यही बात मत देखिए, उसमें कुछ और अधिक बात देखिए। क्या क्या बातें देखनी चाहिए? लेखक कहते हैं मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हमें स्नेह न कर सके, जिससे हमें अपने छोटे छोटे काम हो काम तो हम निकलवाते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होने चाहिए। लेखक कहते हैं कि मित्र कौन होना चाहिए भाई? मित्र ऐसे व्यक्ति को हमें चुनना चाहिए कि मित्र केवल उसे नहीं कहेंगे जिसके हम गुणों की केवल प्रशंसा करें, यानी ऐसे व्यक्ति को हम मित्र नहीं कहेंगे जिसकी केवल अच्छाई की प्रशंसा करें हम, ठीक है ना, ये अच्छा है और उसके दोषों के बारे में ना बात करें। नहीं, एक मित्र है तो उसकी अच्छाइयों के भी बारे में बात करें, उसके दोषों की भी चर्चा करें। लेकिन लेखक कहते हैं जिससे हम स्नेह न करें, यानी बाहर से तो हम दिखाएं कि यार मेरा दोस्त है, अच्छा है, लेकिन भीतर ही भीतर उससे जो है हम घृणा करें, प्रेम ना करें, यानी बाहरी तौर पर प्रशंसा करें और भीतर में उसे अपना दोस्त ना माने। तो ऐसे व्यक्तियों से मित्रता हमें नहीं करनी चाहिए। इस तरह की मित्रता नहीं करनी चाहिए कि बाहर से तो प्रशंसा करें लेकिन भीतर से किसी भी प्रकार का लगाव न रखें, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो निकलवाएं, यानी जब काम हो तो दोस्त से अपना काम निकलवा लें, लेकिन भीतर ही भीतर घृणा करें, यानी उससे जलें, नफरत करें उस जो है दोस्त से, ऐसा नहीं करना चाहिए।
ठीक है ना। लेखक कहते हैं सच्चे मित्र पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। पथ प्रदर्शक रास्ता दिखाने वाले को कहते हैं बच्चों। पथ प्रदर्शक मतलब होता है जो सही गलत का रास्ता दिखाए। तो लेखक कहते हैं सच्चा मित्र वो होता है जो पथ प्रदर्शक हो, यानी सही और गलत रास्ता दिखाए, वही सच्चा पथ प्रदर्शक और सच्चा मित्र होता है। लेखक कहते हैं जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। लेखक कहते हैं कि मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। आँख मूंद के कहते हैं ना कि यार हमको ये हमारा दोस्त है, इस पे हमको जो है आँख बंद करके विश्वास है। तो एक मित्र ऐसा होना चाहिए जिसमें हमें पूरा विश्वास हो। भाई के समान होना चाहिए, यानी एक मित्र भाई की तरह होना चाहिए जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें, यानी जिससे हम प्रेम कर सकें। यानी एक ऐसा दोस्त जो भाई से भी बढ़कर हो, जो विश्वास के योग्य हो और जिससे हम प्रीति पात्र बना सके, यानी प्रेम का पात्र बना सके। ऐसा व्यक्ति जिससे हम प्रेम कर सके, जो है निष्कलंक प्रेम कर सकें, ऐसा मित्र होना चाहिए। लेखक कहते हैं हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसी सहानुभूति जिससे एक के लाभ हानि को दूसरा अपना लाभ हानि समझे। लेखक कहते हैं कि हमारे मित्र के बीच में और हमारे बीच में सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, यानी जो फीलिंग्स है वो सच्ची होनी चाहिए। सहानुभूति का अर्थ होता है बच्चों, यहाँ हम फीलिंग्स कहते हैं कि हमारा दोस्त कैसा होना चाहिए कि हमारी फीलिंग्स और उसकी फीलिंग्स बिल्कुल एक होनी चाहिए, यानी वो हमारी बात समझे और हम उसकी बात समझें। ऐसी सहानुभूति होनी चाहिए मित्र के बीच में कि एक का लाभ हानि दूसरे को अपना समझे। यानी एक मित्र को अगर कोई दुख हुआ, एक मित्र को कोई जो है मुसीबत पड़ी, तो दूसरा व्यक्ति भी समझे कि ये मेरी मुसीबत है, नहीं ये दोस्त की नहीं, ये मेरी मुसीबत है और उसकी मुसीबत दूर करना मेरा काम है। और जो दूसरे की खुशी में अपने आप को खुश माने, यानी एक को अगर लाभ हानि हो रहा है, एक को सुख दुख है, तो दूसरा उसे अपना सुख दुख समझे। मित्र को ऐसा होना चाहिए। लेखक कहते हैं कि मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि को हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। लेखक कहते हैं कि मित्रता के लिए ये भी आवश्यक नहीं है कि दोस्ती के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों व्यक्ति एक जैसा ही कार्य करते हों, यानी जैसा मैं काम कर रहा हूँ मेरा दोस्त भी वही काम करे तभी हमारी दोस्ती पक्की होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये भी नहीं कि दोनों की रुचि एक हो, कि अगर हमको जो है भाई अगर हमको गाना सुनना पसंद है तो मित्र भी जो है गाना सुने, और जो गाना हम सुन रहे हैं वही मित्र भी सुने, तभी हमारी दोस्ती पक्की होगी, ऐसा भी नहीं है। यानी दोस्त बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों एक जैसा काम करें और एक जैसी पसंद हो आप लोगों की, ठीक है। इसी प्रकार ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके आचरण भी समान हों और वांछनीय हों, यानी जैसा आचरण आपका है, अगर आप गाली देते हैं तो मित्र भी आपका गाली दे, और अगर आप गाली नहीं देते तो ज़रूरी नहीं कि मित्र भी गाली ना दे। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों का आचरण समान हो। क्यों? क्योंकि लेखक कहते हैं कि तो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है, यानी दो अलग अलग स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। यानी एक अगर शांत है और एक अत्यंत ही ईर्ष्यालु क्रोधी है, तो ऐसे दो व्यक्तियों में भी मित्रता हो सकती है। और तो और मित्रता ही नहीं, प्रीति भी हो सकती है। जैसे अब यहाँ लेखक ने उदाहरण दिया है राम और लक्ष्मण का, कि राम अत्यंत ही धीर और शांत प्रकृति के थे। राम जो है धैर्यवान थे और शांत प्रकृति, क्रोध नहीं किया करते थे। वहीं लक्ष्मण उग्र स्वभाव के थे, यानी तुरंत ही जो है क्रोधित हो जाना और तुरंत लड़ाई झगड़े के लिए तैयार हो जाना। लेकिन अब दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग, राम का स्वभाव अलग और लक्ष्मण का अलग हुआ, परंतु दोनों भाइयों में अत्यंत ही प्रगाढ़ प्रेम था। दोनों भाइयों में खूब स्नेह, खूब प्रेम था। और तो और लेखक और जो है कुछ जो है महान पुरुषों का उदाहरण यहाँ देते हुए बताते हैं। जैसे लेखक ने यहाँ बताया है, उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। अब यहाँ लेखक ने जो है बच्चों हमें कर्ण और जो है दुर्योधन की मित्रता के बारे में बताया है। कर्ण के बारे में हम जानते हैं, दानवीर कर्ण, यानी कर्ण के पास जब कोई आता तो उसे बिना खाली हाथ नहीं वो जाने देता था, अर्थात कोई भी उससे कुछ भी वस्तु मांग ले तो कर्ण उसे दान, इसीलिए हम कहते हैं ना कि दानवीर कर्ण। वहीं दुर्योधन परम लालची व्यक्ति था, जिसने अपने भाइयों को जो है अपना साम्राज्य बाँटने से भी मना कर दिया था कि मैं सुई के नोक बराबर जगह भी नहीं दूँगा। तो कहाँ कर्ण जैसा दानी व्यक्ति और कहाँ जो है दुर्योधन जैसा लालची व्यक्ति, दोनों में कोई समानता नहीं थी,
पर दोनों की मित्रता खूब निभी। आज हम कहते हैं कि दोस्ती करो तो भाई कर्ण की तरह, कर्ण और दुर्योधन की तरह करो, ठीक है ना। कर्ण और दुर्योधन दोनों में कोई समानता नहीं थी, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी, दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, ठीक है ना। तो मित्रता ऐसी होनी चाहिए। लेखक कहते हैं यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का। लेखक कहते हैं कि यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव के लोग मित्रता करें, यानी एक ही जो है सेम कैटेगरी के लोग मित्रता करें, ये ज़रूरी नहीं है। यानी एक मित्र अगर जो है काला है तो वो काले व्यक्ति को ही मित्र चुने, या गोरा है तो गोरे व्यक्ति को ही मित्र चुने, या गाना अच्छा गाता है तो गाने वाले को ही मित्र चुने, ठीक है ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, यानी समाज में विभिन्न विभिन्न बातों को देखकर भी लोग एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। और लेखक कहते हैं जो गुण हम में नहीं है, यानी जो अच्छाई जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारे मित्र में वो गुण मिल जाए। यानी जिस चीज़ की हम में कमी होगी, हम चाहेंगे कि हमारे मित्र में वो चीज़ मिल जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर लेखक यहाँ हमें कुछ जो है उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे चिंताशील व्यक्ति, जो व्यक्ति हमेशा चिंता करता है, हमेशा टेंशन में रहता है, वो किसी ऐसे व्यक्ति को खोजता है जो प्रफुल्ल चित्त हो, यानी जो हमेशा खुशी रहता हो, आनंदित रहता हो, ऐसे व्यक्ति को मित्र ढूंढता है। जो निर्बल है, यानी जो कमज़ोर है, वो बलशाली व्यक्ति को ढूंढता है कि कोई ऐसा दोस्त मिल जाए जो ताकतवर हो। और जो धीर है, यानी जो धैर्यवान है, वो उत्साही को ढूंढता है, ठीक है ना। यानी एक दूसरे के विपरीत जो है प्रभाव वाले व्यक्ति को हम मित्र खोजते हैं। अगर हम कमज़ोर हैं तो हम किसी ताकतवर मित्र को खोजेंगे। अगर हम चिंताशील रहते हैं, हमेशा उदास रहते हैं, हमेशा जो है डिप्रेशन में रहते हैं, तो हम किसी ऐसे मित्र को खोजेंगे जो प्रफुल्ल चित्त हो, जो हमेशा खुश रहता हो, आनंदित रहता हो। अगर हम धीर हैं, धैर्यवान हैं, तो हम उत्साही मित्र को खोजेंगे, ठीक है ना। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुँह ताकता था। यहाँ लेखक ने बताया है कि उच्च आकांक्षा वाला, जिसके पास बहुत अधिक आकांक्षा हो, ऐसे चंद्रगुप्त मौर्य युक्ति के लिए, अर्थात जब उन्हें कोई सलाह, जब उन्हें कोई कार्य करना होता है युक्ति के लिए, वो चाणक्य का मुँह ताकते थे। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है, जिस व्यक्ति के अंदर जिस चीज़ का अभाव होता है, समाज में वो ऐसे व्यक्तियों को ढूंढता है जिससे वो अपने जो है अभाव को कम कर सके। इसी तरह जो है लेखक ने एक और उदाहरण यहाँ अकबर और बीरबल का दिया है कि नीति विशारद अकबर, यानी नीतियों में निपुण जो अकबर थे, जब उनको मन बहलाना होता तो वो बीरबल की ओर देखते थे, यानी अपना मन बहलाने के लिए वो बीरबल की सहायता लिया करते थे। और अकबर और बीरबल दोनों बहुत ही अच्छे, हालांकि बीरबल जो है उनके मंत्री थे, लेकिन यहाँ कहा जा जो है बहुत लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा माना जाता है कि अकबर और बीरबल दोनों मित्र के समान थे, ठीक है ना। लेखक कहते हैं मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। तो बच्चों अब यहाँ पर जो है लेखक ने मित्र के कर्तव्य को बताया है कि एक मित्र का कर्तव्य क्या होता है, ठीक है ना। अगर आप भी किसी के मित्र हैं तो आपका कर्तव्य क्या होना चाहिए, और आपका अगर कोई मित्र है तो आपको देखिए कि उस मित्र का क्या कर्तव्य है, और वो मित्र जो है कर्तव्य का पालन सही तरीके से कर रहा है या नहीं। लेखक कहते हैं कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार से है। क्या होता है मित्र का कर्तव्य? कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज के सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। लेखक कहते हैं कि मित्र का कर्तव्य क्या है? मित्र का कर्तव्य यह है कि उच्च और महान कार्यों में जब आप कोई अच्छा और महान कार्य करें तो आपका मित्र आपको ऐसे सहायता दे और आपका मन ऐसे मनोबल इस तरह से बढ़ाए, इस तरह से आपको साहस दे कि तुम अपने निज सामर्थ्य से, यानी जितनी तुम्हारी क्षमता है उस क्षमता के बाहर भी काम कर जाओ। ऐसा मित्र होना चाहिए। तुम्हारा इतना अधिक उत्साह बढ़ा दे कि तुम अपनी जो है क्षमता से ज़्यादा काम कर जाओ। ऐसा मित्र होना चाहिए, ये मित्र का कर्तव्य है। लेकिन मित्र करते क्या है कि अगर कोई अच्छा काम करने जाओ तो वो पहले ही टांग खींच देते हैं कि अरे यार ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। नहीं, मित्र ऐसा नहीं होना चाहिए। मित्र तो ऐसा होना चाहिए कि इतनी प्रशंसा करे, इतना जो है हमारे मन को आगे बढ़ाए, इतना मनोबल दे, इतना साहस दे कि हम अपने सामर्थ्य से अधिक काम कर जाएं, यानी जितना हमारी कैपेसिटी नहीं है उससे ज़्यादा हम कर जाएं। लेखक कहते हैं यह कर्तव्य उसी प्रकार पूरा होगा जो दृढ़चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए।
जिनसे हमें अधिक आत्मबल हो। लेखक कहते हैं यह कर्तव्य उसी प्रकार पूरा होगा, यानी ये कर्तव्य तभी पूरा हो सकेगा जब हम दृढ़ चित्त और संकल्प के हों, सत्य संकल्प के हों। ठीक है ना, यानी ऐसे मित्र को जब हम खोजें जो मित्र हमारा दृढ़ संकल्पी हो। ठीक है ना, जब हमारा दृढ़ चित्त होगा और हमारा मित्र दृढ़ संकल्पी होगा तो हमारा काम आसानी से होता रहेगा। लेखक कहते हैं इसलिए हमें ऐसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए, यानी ऐसे मित्रों को खोजना चाहिए जो हमसे अधिक आत्मबलीन हों, यानी आत्मविश्वासी हों। ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे दोस्तों को, हमें ऐसे लोगों को मित्र चुनना चाहिए। लेखक कहते हैं हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने नाम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठा और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा। लेखक कहते हैं कि मित्र कैसा होना चाहिए। लेखक कहते हैं कि हमें ऐसे मित्रों का, यानी अच्छे मित्रों का, अधिक जो आत्मबली होते हैं उन मित्रों का ऐसे ही पल्ला पकड़ना चाहिए जिस प्रकार से सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। ठीक है ना, सुग्रीव तो बच्चों आपने जब आप जो है रामायण पढ़ेंगे तो रामायण में आप सुग्रीव का वर्णन पढ़ेंगे। ठीक है ना, सुग्रीव जो है, जो कि यहाँ पर जो है बाली जो उनके भाई थे उनका जो है वर्णन किया गया है। ठीक है ना, जो राम थे उन्होंने जो है बाली का जो है वध किया था, तो सुग्रीव ने उनकी सहायता ली थी। ठीक है ना, और जब सुग्रीव को जो है अपने भाई को पराजित करना था तो उन्होंने राम की सहायता ली थी, क्योंकि वो जानते थे कि राम के अलावा और कोई नहीं है जो ये कार्य कर सके। ठीक है ना, तो इसी तरह हमें सुग्रीव की तरह ही अपने मित्र का पल्ला पकड़ लेना चाहिए। ठीक है ना, लेखक कहते हैं तो मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, यानी मित्र ऐसा हो जो प्रतिष्ठित हो और शुद्ध हृदय का हो, यानी जिसके हृदय में कपट ना हो, जिसके हृदय में किसी भी प्रकार का छल ना हो। मृदुल और पुरुषार्थी हो, यानी मृदुल भाषी हो, पुरुषार्थी हो, मेहनती हो। ऐसा नहीं कामचोर हो भाई, सारा काम हमारे ऊपर मढ़ के अपना 9-2-11 हो जाए। शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, यानी सच बोलता हो, शिष्टाचारी हो। ऐसा नहीं कि बुरे कर्म वाला हो, दुराचारी हो, बुरे कर्म करता हो, शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, जिस पे हम भरोसा करके छोड़ सकें और जिस पे हम विश्वास जता सकें कि वो हमें किसी भी प्रकार का धोखा नहीं देगा। एक मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पे हम आँख मूंद करके भरोसा कर सकें। ठीक है ना, चलते हैं बच्चों आगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे जो है इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक मित्रों में भी साझा करें ताकि वो भी आसानी से हिंदी विषय की पढ़ाई कर सकें। चलिए थोड़ा सा और बचा हुआ है, हम अपना पाठ समाप्त करेंगे, थोड़ा सा और रह गया है। ठीक है ना, उसके बाद जो है हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मित्रता अगर हम इसे 2 पार्ट्स में भी करके पढ़ते हैं तो भी आपका जो है उतना ही समय जाएगा, लेकिन 2 पार्ट्स में करने से अच्छा हम इसे एक साथ ही पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, अच्छा निबंध है, एक तरह से लेखक ने जो है सीख देने का काम किया है। चलिए लेखक आगे बताते हैं कि एक सच्चा मित्र क्या होना चाहिए। लेखक कहते हैं जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है, यानी जो चीज़ें हमें मित्र के संबंध में देखनी चाहिए वही जान पहचान वाले, यानी रिश्तेदारों के संबंध में भी वही बातें देखनी चाहिए। रिश्तेदार वो हो जो आत्मविश्वासी हो, जो सत्य के मार्ग पे चले और हमारा पथ प्रदर्शन करे, हमें जो है उत्साह से भर दे। ऐसे हमें सगे संबंधी रखने चाहिए, वरना तो जो है सगे संबंधी तो बहुत है लेकिन मुसीबत के समय जो है हर कोई काम नहीं आता। लेखक कहते हैं जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे कुछ लाभ उठा सकते हो, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हों, यानी जान पहचान के लोग ऐसे होने चाहिए जो जिनसे हम लाभ उठा सकें, यानी जो हमारी सहायता करें, जिनसे जीवन में उत्तम और आनंद को प्राप्त किया जा सके, यानी जिनसे जीवन को उत्तम बनाया जाए और आनंदमय किया जाए, ऐसे जो है हों। ठीक है ना, यद्यपि उतनी नहीं जितने गहरे मित्र दे सकते हैं। लेखक कहते हैं यद्यपि कि जो जान पहचान वाले हैं वो इतनी सहायता नहीं देंगे कि जितना एक गहरा मित्र दे सकता है। ठीक है ना, फिर भी प्रयास करना चाहिए। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए कुछ भी नहीं। यदि क, ख और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं,
न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न सहानुभूति द्वारा हमें ढाँढस बँधा सकते हैं, न हमारे आनंद की में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। लेखक कहते हैं कि मनुष्य का जीवन थोड़ा-सा ही है, यानी हमारा 4 दिन की ज़िंदगी है और उसमें हमारे पास खोने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हमें ये नहीं डरना चाहिए कि जो है अगर फला-फला जो है रिश्तेदार से अगर हम संबंध नहीं रखेंगे, तो वो रिश्तेदार हमसे दूर चले जाएँगे, उनसे हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तो ये तमाम तरह की जो है इन तमाम तरह की बातों से नहीं बचना हमें बचना चाहिए। अब यहाँ लेखक ने एक उदाहरण से बताया है कि यदि क, ख और ग 3 व्यक्ति हैं और ये तीनों व्यक्ति जो है हमारे जीवन में कोई उपयोगी नहीं है। इन व्यक्तियों का ना तो बुद्धिमानी है, ना विनोद से बातचीत करते हैं यानी ना हँसी मज़ाक करने वाले हैं, ना अच्छी बात बतलाते हैं, ना सहानुभूति से हमें ढाँढस बँधाते हैं यानी हमारी उम्मीद दिलासा देते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित होते हैं और ना ही हमें हमारे कर्तव्यों की याद दिलाते हैं। तो ईश्वर करे कि हम ऐसे मित्रों से दूर ही रहें। यानी ऐसे मित्रों से दूर रहें जिनसे हमारे जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ना तो वो विनोदी हैं, ना जो है कर्तव्य का बोध कराते हैं, ना उनसे कोई लाभ है। तो ईश्वर करे कि हम ऐसे मित्रों से या ऐसे रिश्तेदारों से दूर ही रहें। लेखक कहते हैं, हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियाँ सजाना नहीं है। आजकल जान-पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है, जो उसके साथ थिएटर देखने जाएँगे, नाच रंग में जाएँगे, सैर-सपाटे जाएँगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे ही जान-पहचान के लोगों से कुछ हानि ना होगी, तो लाभ भी ना होगा। लेखक कहते हैं, हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्ति नहीं सजाना है। यानी जड़ मूर्ति कहते हैं पत्थर की मूर्तियों को। यानी हमें अपने चारों ओर पत्थर की मूर्ति नहीं सजाना है। ऐसे मित्रों को हमने खूब सारे ऐसे मित्र बना लिए जिनसे कोई लाभ ही नहीं है, जिनसे कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो केवल मूर्ति के समान हमारे चारों ओर खड़े हैं। लेखक कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों से जान-पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। यानी बहुत से ऐसे लोग मिल जाते हैं समाज में जो है जड़ मूर्ति के समान, जो किसी काम के नहीं होते हैं और ऐसे व्यक्तियों से मित्रता बढ़ाने में भी कोई लाभ है नहीं और ऐसे युवा पुरुष तो हमें जो है कइयों मिल जाएँगे, ठीक है ना? ऐसे अनेक युवा पुरुष हैं जो हमारे साथ थिएटर देखने जाएँगे, थिएटर कहते हैं बच्चों फ़िल्म को। जो हमारे साथ थिएटर देखने जाएँगे, फ़िल्में देखने चले जाते हैं, ठीक है ना? नाच रंग में जाएँगे यानी नाच गाना कहीं हो रहा है, मित्रों को बुला लिया, चल दिए लेकर जो है नाच गाने में, शादी में, ऑर्केस्ट्रा में, सैर-सपाटे में, भोजन में, के निमंत्रण में, कहीं तिरही है, कहीं शादी है, तो हम जो है शीघ्र ही ऐसे लोगों को मित्र बनाकर लेकर के चले जाते हैं, ठीक है ना? हालाँकि ऐसे मित्रों से जो है हमारा कोई हानि तो नहीं होता, लेकिन लाभ भी नहीं होता, ठीक है ना? ऐसे मित्रों के साथ रहने से कोई हानि नहीं होगी, लेकिन कोई लाभ भी नहीं होगा। तो आवश्यक है कि जब जिनसे कोई लाभ या हानि ना हो, तो हमें ऐसे व्यक्तियों से मित्रता भी नहीं करनी चाहिए। लेखक कहते हैं, परंतु यदि ऐसे मित्रों से हानि होगी, तो बड़ी जो है भारी होती है। यानी अगर ऐसे दोस्त से कोई लाभ नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हानि होगी, कोई नुकसान होगा ऐसे दोस्त से, तो बड़ा भारी नुकसान होता है ऐसे दोस्तों से। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि ये जान-पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले, जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है। यदि उन शोहदों में से निकले, जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन-रात बनाव-सिंगार में रहा करते हैं, महफ़िलों में ओ हो, वाह-वाह किया करते हैं, गालियों में ठट्ठा मारते हैं और सिगरेट का धुआँ छोड़ते चलते हैं। ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य, निस्सार और शोचनीय जीवन और किसका हो सकता है। लेखक कहते हैं कि ज़रा सोचिए आप कि अगर आपको ऐसे मित्रों से कोई लाभ नहीं है, तो आपका जीवन आपका जो है आपके जीवन में जो है तो हानि तो ज़रूर ही होगा। क्यों? क्योंकि इनका जीवन कितना वो तुम्हारे जो है जीवन को कितना नष्ट कर देते हैं। यदि ये जो जान-पहचान के तुम्हारे मित्र हैं, अगर ऐसे मनचले युवकों में से निकले जिनकी जनसंख्या बढ़ रही है, यानी आजकल मनचले युवकों की जनसंख्या बढ़ रही है, जिसे हम आम भाषा में टपोरी कहते हैं कि आजकल जैसे टपोरी जो है युवाओं की जो संख्या बढ़ रही है, टपोरी बच्चों की संख्या बढ़ रही है। आज अगर आप ऐसे ही युवाओं से मित्रता कर लेते हैं, तो आप उन शोहदों में से निकले जो अमीरों की बुराई, दूसरों की बुराई करते हैं या दूसरों की नकल किया करते हैं। दिन-रात बनाव-सिंगार में यानी खुद को सजाने में जो है, तरह-तरह के कपड़े पहनने में, तरह-तरह के बाल जो है कटवाने में, अलग-अलग ढंग से बाल कटवाने में, महफ़िलों में ओ हो, वाह वाह इत्यादि जो है करने में, गलियों में ठट्ठा मारकर हँसने वाले और सिगरेट का धुआँ छोड़ते हैं।
तो लेखक कहते हैं ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य और निसार सोचनीय जीवन किसका है। यानी ऐसे व्यक्तियों का जीवन शून्य है। शून्य का मतलब जिसका कोई ओर ना हो, जिसका कोई शोर ना हो, जिसका कोई महत्व ही ना हो, शून्य है और सोचनीय है। ऐसे व्यक्तियों का जीवन सोचना चाहिए कि किस तरह से वो अपना जीवन व्यर्थ में काट रहे हैं। और यदि आप ऐसे व्यक्तियों से मित्रता करते हैं तो यह भी सोचने की आवश्यकता है कि आप कैसे व्यक्तियों से मित्रता कर रहे हैं और आपका जीवन भी शून्य और सोचनीय है। लेखक कहते हैं वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। उनके लिए तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं और न संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। उनके लिए न तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए और न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए जैसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। लेखक कहते हैं उन्हें न तो अच्छी बातों से कोई मतलब है, वो अच्छी बातों से कोसों दूर रहते हैं। यानी ऐसे युवा व्यक्ति जो गलियों में ठट्ठा मारते हैं, महफ़िलों में ओ हो वाह वाह दिन रात अपने आप को बनाने, श्रृंगार करने में और सिगरेट का धुआँ छोड़ने में हैं, उनके लिए इस संसार में कोई अच्छी चीज़ नहीं है। वो इस संसार की सुंदरता से कोसों दूर हैं और न ही वो ऐसे व्यक्तियों की न ही जो है उनके लिए ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सुंदर-सुंदर कविताएँ दी हैं। यानी इस संसार के साहित्य से, सुंदर रचनाओं से, कविताओं से, कवियों से उनका कोई सरोकार नहीं है और न ही संसार के सुंदर जो महात्मा, अच्छे आचरण वाले महात्मा हुए, बड़े-बड़े महापुरुष हुए, उन महापुरुषों से उनको कोई लेना-देना है। और तो और बड़े ही वीर और अद्भुत कर्म करने वाले वीर पुरुषों से भी उनका कोई लेना-देना नहीं। बड़े-बड़े जो ग्रंथकार हुए हैं, जो अपने विचार इस संसार में छोड़ कर गए हैं, ये उनका भी उनके लिए कोई महत्व नहीं है, जिससे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंग उठती है। यानी जिन जो है ग्रंथकारों की रचनाओं को पढ़ कर के हृदय में सत्य की उमंग उठने लगे, सात्विकता उठने लगे, ऐसे व्यक्तियों के ग्रंथों से, ऐसे ग्रंथकारों से भी ऐसे व्यक्तियों का कोई लेना-देना नहीं होता। उन्हें तो दुनिया से कोई मतलब ही नहीं, वो तो केवल अपने में ही अपने जो है ही में ही आनंदित होते रहते हैं। लेखक कहते हैं उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों पर गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं, उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं। लेखक कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के लिए फूलों और पत्तियों में कोई सुंदरता नहीं, यानी वो फूलों और पत्तियों में सुंदरता नहीं, वो देखना ही नहीं चाहते हैं। झरनों के कलकल में उनके लिए कोई संगीत नहीं होता, अनंत सागर तरंगों पर गंभीर रहस्यों का उनके लिए कोई आभास नहीं होता और उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद भी नहीं है और न भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति है। यानी ऐसे युवा पुरुष जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने से ही मतलब है, वो अपने आसपास जो आनंद के भंडार हैं, उन आनंद के भंडार से उनको कोई लेना देना नहीं और इसीलिए तो ऐसे व्यक्तियों का जो हृदय है वह अशांत रहता है और वो स्वयं जो है परेशान रहते हैं और हमें ऐसे व्यक्तियों से मित्रता कतई नहीं करनी चाहिए। लेखक कहते हैं जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, यानी जो केवल अपने इंद्रिय विषयों को यानी अपनी वासनाओं में ही लिप्त हैं, केवल जो है मदिरा का पान करना, केवल अपने ही जो है इंद्रिय विषयों में जो है अश्लील चीज़ों को देखना, अश्लील गालियाँ बकना, अश्लील चीज़ें करना, इन्हीं चीज़ों में ही जो व्यस्त हैं, उनके लिए इस संसार में जो सुंदरतम चीज़ें हैं उसका कोई महत्व है ही नहीं। लेखक कहते हैं जिनका हृदय निचाशयों और कुत्सित विचारों से कलुषित है, ऐसे नशोन्मुखी प्राणियों का दिन-दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों का साथ न करना चाहिए। लेखक कहते हैं ऐसे नशोन्मुख और ऐसे नीचाशयों, ऐसे नीचा सोचने वाले और ऐसे कुत्सित विचारों, ऐसे गंदे विचारों वाले, ऐसे कलुषित विचार यानी जिनके विचार बहुत ही दूषित हो, नीच विचार के व्यक्ति के लिए और ऐसे व्यक्ति जो नशान्मुख प्राणी हों यानी दिन प्रतिदिन नशा करते हों और दिन प्रतिदिन वो अंधकार की ओर जा रहे हों। लेखक कहते हैं ऐसे व्यक्तियों को देख के भला कौन तरस नहीं खाएगा कि जिनको न तो जीवन से कोई मतलब है, न जीवन की सुंदरता से मतलब है, न सांसारिक सुंदरता से मतलब है, जो केवल अपनी ही दुनिया में जीते हैं, जो केवल अपने ही इंद्रिय विषयों में ही लिप्त रहते हैं, अपने ही नशे में, अपने ही में जीते रहते हैं। लेखक कहते हैं ऐसे व्यक्तियों को देखकर भला किसे नहीं तरस आएगा, हर किसी को तरस आएगा। लेखक कहते हैं ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे लोगों से
कतई दोस्ती नहीं करनी चाहिए। यानी ऐसे लोगों से जितना हो सके हमें दूरी बनाकर रहना चाहिए। अब बच्चों यहाँ लेखक एक उदाहरण और देते हैं। जैसे यहाँ लेखक ने दुनिया का एक बादशाह था जिसका नाम डेमेट्रियस था, ठीक है ना, उसके बारे में बताया है। तो लेखक कहते हैं दुनिया का बादशाह डिमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़कर अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। एक बीमारी का बहाना बनाकर करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। लेखक कहते हैं मकदूनिया का जो बादशाह था जिसका नाम डेमेट्रियस था, कभी कभी वो अपने राज्यपाट को छोड़ देता और अपने ही समान 10-5 मित्रों को ले लेता। यानी अपने ही मेल जिस प्रकार का उसका स्वभाव था, अपने ही स्वभाव के 10-5 मित्रों को ले लिया करता और विषय वासनाओं में लिप्त हो जाया करता था। यानी राज्यपाट से, प्रजा से उसको कोई लेना देना नहीं। यहाँ तक कि वो बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार से अपने दिन काटता, ठीक है ना। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया और उसने उसे एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब डेमेट्रियस ने कहा, ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। लेखक कहते हैं डेमेट्रियस जो है बादशाह था, जब वो अपने ही समान मित्रों को लेकर, अपने ही जैसे मित्रों को लेकर विषय वासनाओं में लिप्त रहता, न प्रजा पर ध्यान देता, न प्रजा के जो है लोगों पर ध्यान देता, ठीक है ना। इसी बीच क्या हुआ, जब वो बीमारी का बहाना करके अपना दिन बिता रहा था तभी उसके पिता आ जाते हैं और पिता जैसे ही जो है प्रवेश करते हैं तो कोठरी में, यानी कोठरी के बाहर जो है एक युवक उन्हें जाता हुआ दिखाई देता जो हंसमुख था और जवान था। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचे और डेमेट्रियस से उन्होंने मुलाकात की तो डेमेट्रियस ने उनसे कहा कि ज्वर ने मुझे अभी अभी छोड़ा, यानी अभी अभी तो मेरी बीमारी ठीक हुई है। तब उसके पिता ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, वो दरवाजे पर मुझे मिला था। यानी वो बीमारी कोई असली बीमारी नहीं थी, वो जो है मित्रता की बीमारी थी, यानी बुरी संगत की बीमारी थी जिसने तुम्हें अभी अभी छोड़ा है। यानी एक पिता जो है समझ गए कि जो उनका पुत्र है वह गलत संगतियों में है। लेखक कहते हैं थोड़ा सा और बचा है बच्चों, हम इसको ख़त्म कर लेते हैं 5 मिनट के लिए। लेखक कहते हैं कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करती बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। लेखक कहते हैं कुसंग का ज्वर यानी बुरी मित्रता की जो बीमारी होती है वह सबसे भयानक होती है। बीमारी तो एक बार लगे तो हमें वापस छोड़ देती है, लेकिन बुरी मित्रता की जो बीमारी होती है यह सबसे भयानक होती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे नीतियों को, यानी हमारे अंदर की अच्छाइयों को और सद्वृत्तियों को, जो हमारे अंदर अच्छे जो है व्यवहार होते हैं उसको नष्ट कर देती है। यानी हमारे अंदर की नैतिकता को और हमारे अंदर की अच्छाई को मार देती है अगर हम बुरे लोगों से मित्रता करते हैं तो। लेखक कहते हैं और तो और हमारी बुद्धि का भी क्षय कर देती है। क्षय मतलब होता है नाश कर देना, हमारे सोचने समझने की क्षमता को भी जो है नष्ट कर देती है अगर हम बुरे व्यक्ति को मित्र चुन लेते हैं तो। लेखक कहते हैं कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में धसाती गिराती जाएगी। लेखक कहते हैं और यदि सहारा देने वाले बाहु के समान होगी तो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। लेखक कहते हैं कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, यानी अगर हम बुरे व्यक्ति से मित्रता कर लेते हैं तो बुरा मित्र हमारे पैरों में बंधी हुई चक्की के समान होता है। यानी जैसे हमारे पैरों में चक्की या पत्थर बांध दिया जाए तो हमारे लिए चलना जो है मुश्किल हो जाता है और दिन प्रतिदिन हम गड्ढे में गिरते जाएंगे। यानी जैसे जो है पत्थर बांध के अगर हमको तालाब में डाल दिया जाए पैर में तो हम जो है ऊपर थोड़ी आ पाएंगे, हम जो है वो पत्थर खुद भी तो नीचे डूब जाएगा और हमें भी नीचे लेकर जाएगा। वैसे ही अगर हमारा मित्र बुरा है तो हमें दिन प्रतिदिन बुराई की ओर खींचेगा, लेकिन अगर वही मित्र हमारा अच्छा हुआ तो सहारा देने वाले भुजा के समान, जब हम गिरते हैं तो किसी की भुजा या हाथ पकड़कर सहारा लेते हैं उठने का, वैसे ही अगर मित्र सहारा देने वाली भुजा के समान हुआ तो निरंतर हमें आगे उठाएगा और हमें आगे लेकर के जाएगा। लेखक कहते हैं इंग्लैंड के एक विद्वान को राज दरबार में जगह नहीं मिली, इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोगों ने उसे अपना बड़ा दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वह वहाँ बुरे लोगों की संगति में पड़ता उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। लेखक कहते हैं इंग्लैंड का एक विद्वान था
युवा विद्वान था जिसको जब राज दरबार में जगह नहीं मिली तो वो जो है उसने अपने भाग्य को ज़िंदगी भर सराहा कि मेरा भाग्य है कि मुझे राज दरबार में काम नहीं मिला, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेखक कहते हैं कि अगर वहीं कोई दूसरा व्यक्ति होता तो अपने इसको बड़ा दुर्भाग्य मानता कि मैं इतना पढ़ा लिखा युवा व्यक्ति, मैं विद्वान हूँ और मुझे राज दरबार में जगह नहीं मिला। लेकिन वो व्यक्ति अपने जो है भाग्य की सराहना करता कि अच्छा हुआ कि मुझे राज दरबार में जगह नहीं मिला, क्योंकि वहाँ बुरे लोग होते हैं और बुरे लोगों की संगति में रहकर मेरी आध्यात्मिकता पर, मेरी अच्छाई पर जो है बुरा प्रभाव पड़ता और मैं भी उन लोगों के जैसा हो जाता। लेखक कहते हैं बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कह दी जाती हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनको उनकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है, बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। लेखक कहते हैं बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो घड़ी भर के साथ से ही बुद्धि को नष्ट कर देते हैं, यानी बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो थोड़ी देर के लिए तो हमारे साथ होते हैं, लेकिन वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, वो ऐसी ऐसी बातें हमारे कानों में डाल देते हैं कि वो हमारे बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं और हमारे हृदय पर उनकी बातें बहुत गहरी प्रभाव डालती हैं। यानी उनकी बातों को हम जो है हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में उनकी जो है बुरी बातें बहुत अधिक प्रभाव डालती हैं और अटल विश्वास करके बैठ जाती हैं, यानी बहुत दृढ़ करके वो हमारे हृदय में बैठ जाती हैं और बुरी बातें बहुत दिनों तक टिकती हैं। यानी अच्छी बातों को तो हम झट से भूल जाते हैं, लेकिन बुरी बातें हमें देर तक याद रहती हैं। जैसे गाली कोई अगर है तो गाली अगर हमें कोई दे दे तो हम उसे बहुत अधिक दिन तक याद रखते हैं कि इस व्यक्ति ने मुझे ऐसी गाली दी थी, और अगर वहीं कोई हमारी प्रशंसा करे तो उस प्रशंसा को हम शीघ्र ही भूल जाते हैं। लेखक कहते हैं इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। कि सभी जानते हैं कि जो भद्दे और फूहड़ गीत होते हैं, गंदे गाने होते हैं, वो कितनी जल्दी हमें याद हो जाते हैं, लेकिन अगर वहीं कोई अच्छी बात है, कोई गंभीर बात है तो वो बात हमें जल्दी नहीं याद रहती, हम उसे शीघ्र से शीघ्र, जल्दी से जल्दी भूल जाते हैं। लेखक कहते हैं एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी। उसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि न आए, पर बार बार आता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं और बेधती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को कभी साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहे। लेखक कहते हैं कि लेखक के एक मित्र थे, उन्होंने लेखक से बताया था कि लड़कपन में, यानी लेखक के मित्र जब बच्चे थे तो उन्होंने एक जो है बहुत ही बुरी कहावत सुनी थी और वह लाख चेष्टा करते, लाख प्रयास करते कि वो बुरी बात उनके दिमाग में ना आए, लेकिन बार बार वो बात उनके दिमाग में आती ही है। ठीक है ना। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं वो हमें बार बार याद आती हैं और वे बार बार हृदय में उठती हैं और बेधती हैं, यानी हमें कष्ट देती हैं वे बातें बार बार। अतः हमें पूरी चौकसी रखनी चाहिए। चौकसी यानी हमें पूरी तरह से चौकन्ना होना चाहिए, हमें पूरी तरह से एकदम सजग होना चाहिए कि जो व्यक्ति अपवित्र, फूहड़ और अश्लील बातें हमारे दिमाग में डाले, यानी हमें चौकन्ना रहना चाहिए और ऐसे लोगों को मित्र नहीं बनाना चाहिए जो अश्लील मतलब बेकार और अपवित्र और फूहड़ बातों से हमें हँसाना चाहे। ठीक है ना। आजकल मित्र गाली देकर हमें हँसाते हैं या बेकार की बातें करके हमें हँसाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमें ऐसे लोगों से कोसों दूर रहना चाहिए जो अपवित्र, फूहड़ और जो है अश्लील बातों से के द्वारा हमें हँसाना चाहते हैं। हमें ऐसे व्यक्तियों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। लेखक कहते हैं ऐसा न होगा अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव नहीं। बच्चों एक लाइन जो है हम छोड़ गए हैं, उस लाइन को पहले हम पढ़ते हैं। ठीक है ना। सावधान रहो, ऐसा न हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा न होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। कि सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हें पहले पहल लगे कि ये सामान्य बात है, यानी जब तुम्हारे मित्र ने बकवास अश्लील बातें की तो तुमने सोचा कि सामान्य बात है, अब इसके बाद नहीं होगा, ऐसा मत सोचिए। फिर अथवा ऐसा तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा चरित्र बल ऐसा है, यानी तुम इतने अच्छे हो और तुम अपने बुरे मित्र को भी अच्छा बना दोगे, वो उसको सुधार दोगे तुम, तो ऐसा कतई नहीं हो सकता। तुम सुधार तो नहीं पाओगे, हाँ, लेकिन उसकी तरह बन ज़रूर जाओगे। इसलिए तुम्हें सावधान रहना चाहिए। ठीक है ना। ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए और हम ऐसा कर ही नहीं पाएंगे। लेखक कहते हैं जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर वह यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे
उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते-होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ ना मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ाने की बात ही क्या है। लेखक कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। मनुष्य जब एक बार कीचड़ में पैर डाल देता है, तब वो ये नहीं देखता कि पैर कहाँ पड़ रहा है। यानी जब कहीं कीचड़ हो तो हम बहुत सँभल कर पैर रखते हैं कि हमारे पैरों में कीचड़ ना लगे। लेकिन एक बार अगर हमारे पैरों में कीचड़ लग जाए, तब हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हम पैर कहाँ रख रहे हैं, क्योंकि कीचड़ तो लग ही चुका है। वैसे ही जब हम बुरे नहीं होते हैं तो तमाम बुराइयों से बचते हैं। लेकिन एक बार जब हमारे अंदर थोड़ी-सी बुराई आ जाती है, तो हम सोचते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, और फिर धीरे-धीरे इसी तरह हम बुरे होते ही चले जाते हैं। और ये बुराई क्या करती है? ये बुराइयाँ हमारे हृदय में घर बना लेती हैं, और तो और तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले-बुरे की पहचान न रह जाएगी। अतः होते-होते तुम बुराई के भक्त बन जाओगे। हमारे विवेक को, हमारे सोचने-समझने की क्षमता को कुंठित कर देंगी, यानी हमारे सोचने-समझने की क्षमता नष्ट हो जाएगी और हम भले-बुरे की पहचान नहीं कर पाएँगे। यानी हमारे अंदर भले-बुरे की जो पहचान की क्षमता थी, वह भी समाप्त हो जाएगी और अंत में आते-आते हम बुराई के भक्त बन जाएँगे, हम पूरी तरह से बुरे बन जाएँगे। अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने के सबसे अच्छा यही उपाय है कि बुरी संगति की छूत से बचो। यह पुरानी कहावत है कि लेखक कहते हैं कि अतः इसीलिए बुरी संगति से अगर हमें अपने हृदय को उज्ज्वल रखना है, अगर हमें अपने हृदय को उज्ज्वल रखना है और निष्कलंक रखना है, हमारे हृदय में किसी प्रकार की बुराई ना हो, कि हमारा हृदय उज्ज्वल हो, साफ़ हो हमारा हृदय, और हमारे हृदय में किसी भी प्रकार की बुराई नहीं हो, तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि हम अपने आप को बुरी संगति से दूर रखें, यानी बुरी बातों से हम अपने आप को दूर रखें। क्यों? क्योंकि एक पुरानी कहावत है। और कहावत क्या है बच्चों? कहावत ये है कि काजल की कोठरी में कैसहु सयानो जाए, एक ली काजल की लागी है पैलागी है। अर्थात काजल की कोठरी में, यानी जहाँ कोयला बनता हो, जहाँ काजल बनता हो, वहाँ कितना भी सयाना, कितना ही जो है सज्जन व्यक्ति क्यों ना जाए, कितना ही बचा के जाओ, एक जो लीक है काजल की, यानी एक काजल की रेखा लग ही जाती है। ठीक है ना? जैसे काजल की कोठरी में अगर जाएँ, आप कितना ही खुद को बचाइए, लेकिन अगर आपका वस्त्र सफ़ेद है तो कहीं न कहीं कालिख लग ही जाएगी। वैसे ही आप कितने ही सज्जन हैं, आप कितने ही अच्छे क्यों ना हैं, अगर आप बुरी संगति में आएँ, बुरे लोगों के जो है प्रभाव में आएँ, तो निश्चित है कि आपके अंदर थोड़ी न थोड़ी बुराई आ ही जाएगी। तो बच्चों, आज का हमारा यह पाठ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित आज का जो शीर्षक था हमारा मित्रता निबंध, यहाँ पे ख़त्म होता है। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा निबंध लेखक ने लिखा है। और एक तरह से समाज के जो युवा हैं, ख़ासकर वे बच्चे जो कक्षा 10वीं में इस वर्ष हैं, 10वीं में इसलिए ये दिया गया है ताकि हम समझ सकें कि हमें कैसे लोगों से मित्रता करनी है और कैसे लोगों से मित्रता नहीं करनी है। तो बच्चों, आज का हमारा ये शीर्षक था मित्रता निबंध, कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से गद्य खंड का पाठ 1। और लेखक थे इसके जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जो कि उनकी रचना चिंतामणि इनका एक निबंध संग्रह है। ठीक है ना बच्चों? इसके बारे में मैंने आप लोगों को तब बताया था जब हम जो है अ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो है जीवन परिचय देख रहे थे। ठीक है ना? तो चिंतामणि से जो है इनका ये निबंध लिया गया है, मित्रता, जो हमने आज पढ़ा। तो आज के लिए बस यहीं पे। जाने से पहले आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके मित्रों में साझा करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे हम दूसरे पार्ट पे। पढ़ते रहें तब तक और सुरक्षित रहें।